कुछ शिकायत आई कि आवाज नहीं जा रही है, तो हमने फिर से प्रयास किया कि अब आवाज ठीक हो जाए और डिजिटल इंडिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। दरअसल जिस समय ये आवाज नहीं जा रही थी और उसमें गोल गोल घूमता है जब इंटरनेट और पता चलता है कि आपकी लाइन नहीं मिल पा रही है, कई सवाल जहन में आने चाहिए और आते भी हैं। हम लोग जब इस बात का जिक्र करते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया खबरों से भटक गया है और डिजिटल मीडिया असल खबरों को दे रहा है, लेकिन जरा समझने की कोशिश ये करनी चाहिए, जो लोग डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं या डिजिटल मीडिया के जरिए ही अब मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना चाहते हैं। दरअसल हिंदुस्तान का एक सच यह भी है कि डिजिटल के जरिए पूरे देश में आप पहुंच नहीं सकते हैं। नारा लगाने से तो होगा नहीं कि इंडिया डिजिटल हो गया। नेट की जो स्थिति है वो किस रूप में कितनी खतरनाक है, ये कहीं भी आप महसूस कर सकते हैं। लोग पेड़ पे टांग देते हैं अपने मोबाइल को या नेट से जोड़ने की कोशिश करते हैं। दरअसल टेलीविजन एक सबसे सस्ता और सुलभ माध्यम है लोगों तक पहुंचने का। सरकार डिजिटल को मैनेज करने की स्थिति में नहीं है या सत्ता मैनेज नहीं करती है, वो जनता तक नहीं पहुंचती। और हिंदुस्तान का एक बड़ा वोटर जो कि इस लोकतंत्र को जीता है, जो हम लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी हिंदुस्तान की इतनी मजबूत है कि सत्ता भी डिगा देती है जब वो वोट देने पे उतारे आता है, दरअसल उस वोटर तक डिजिटल माध्यम नहीं पहुंच पाता है। और ज्यादातर हम लोगों ने ये भी टेस्ट किया है कि जो लोग मुफ्त में, मान लीजिए अलग अलग कंपनी आपसे बड़े सस्ते में वो मोबाइल बांटती है, मोबाइल देती है, उसमें 4G 3G यूजेस करते हैं, लोग एंटरटेनमेंट की दिशा में चले जाते हैं। उनको लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट गाना ही सुन लिया जाए। तो एक मॉनिटरिंग होती है खबरों को लेकर या उसको लेकर जो कॉन्शियसनेस होती है, वो टेलीविजन के जरिए कोई भी सत्ता, XYZ कोई भी सत्ता है, अगर उसने मैनेज कर लिया कि खबर उसके अनुकूल रहे तो फिर वही प्रचार प्रसार में गांव खेड़े तक जाएगा। और अगर ये स्थिति बनती चली जाएगी तो एक बड़ा वैक्यूम जो है लगातार इस देश के भीतर मीडिया में खड़ा हो रहा है। इसीलिए डिजिटल मीडिया या डिजिटल मीडिया का जर्नलिज्म, मेन स्ट्रीम मीडिया जहां पर जर्नलिज्म नहीं हो रहा है, उसकी भरपाई कर पाएगा, ये कठिन काम है, क्योंकि हमारे यहां अभी वो व्यवस्था है ही नहीं। भारत की जो इंटरनेट की रैंकिंग है वो बड़ी नीचे है। अच्छा नहीं लगेगा लेकिन पाकिस्तान से भी नीचे है। हमारी स्पीड जो है वो उस रूप में नहीं काम करती है। ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम लोग दोबारा लौटते हैं इस पे कि आखिर हम लोग मुद्दों से भटक कर ऐसी पत्रकारिता की दिशा में क्यों बढ़ते जा रहे हैं जो पत्रकारिता सिर्फ तत्काल का जीवन जीती है। यानी जब तक आप स्क्रीन पर हैं, उस स्क्रीन पर जब तक एंकर बोल रहा है, कोई रिपोर्ट दिखाए, उसकी उम्र बस उतनी भर है। उसके बाद देखने की परिस्थिति में बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं है, बहुत कम, 1-2%, 3%, 5% तक की स्थिति रहती है कि उस खबर की उम्र आगे भी बढ़ जाए, आगे आपको लगे कि उसका उपयोग हो सकता है। इस बात का जिक्र हम इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि जिस समय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्यूयॉर्क से ब्लॉग लिखा और इस बात का जिक्र किया कि ICIC के खिलाफ जो CBI इंक्वायरी कर रही है, जांच की है, और जो भी अब बाद में उस इंस्पेक्टर का तबादला भी हो गया, वो अलग मसला है, लेकिन हमें लगता है कि सवाल ये नहीं है कि सारी चीजें उसी दिशा में कॉन्शियस हो गई। आप जरा समझने की कोशिश तो कीजिए कि हुआ क्या है। आप वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्रालय के तहत वित्त मंत्री अब पल्ला झाड़ रहे हैं तमाम ब्लॉग्स के जरिए कि दरअसल मैं नहीं बल्कि सत्ता है। सत्ता का मतलब जाहिर है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके निर्णय थे, मेरा उस निर्णय में कोई हाथ नहीं था। अरविंद सुब्रमण्यम जो कि इकोनॉमिक एडवाइजर थे, वह भी जब निकल कर इस्तीफा उन्होंने दिया और जब बाहर निकल कर आए, बोले निजी कारणों से मैं छोड़ रहा हूं, तो उन्होंने भी नोटबंदी को लेकर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया, ये कैसे निर्णय लिया जा सकता था, जबकि वो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट के और उनको जेटली जी लेकर आए थे और वही इस बात को कह रहे थे। ऐसा ड्रास्टिक कदम आप कैसे उठा सकते हैं? हमारा कहना है कि चीजें डाइवर्ट की जाती हैं, जरा इसको हम लोग समझने की कोशिश करें और जर्नलिस्टों को इसको खास तौर पर समझना चाहिए। इसके लिए एक ही माध्यम ले लीजिए, मान लीजिए बैंकिंग प्रणाली को आप ले लीजिए। बैंकिंग प्रणाली की स्थिति यह है कि 2014-15 यानी इस एरा की बात हम लोग करते हैं, जिस एरा को लेकर अब 2019 में हम कदम रखने वाले हैं। 2014-15 में जो बैंकों से रईस जो कर्ज लेते हैं, रईस का यहाँ कॉर्पोरेट और उद्योगपति सब है, 49,018 करोड़ रुपया जो है ये राइटिंग ऑफ कर दिया गया, यानी वही खाते से बाहर कर दिया गया। रिकवरी सिर्फ उस बरस 5,461 करोड़ की होती है।
अब देखिए बरस दर बरस सरकार बैंक घाटे में ना दिखाई दे, बैंक गलत ना दिखाई देने लगे इस रूप में कि बैंकिंग सर्विस ठीक नहीं चल रही है। क्या अब आवाज आ रही है? क्योंकि कोई मैसेज नहीं आया है तो हमें लगता है कि पूछा जाए कि आवाज आ रही है। आवाज लगता है जा तो रही है। हमने ये भेजा मैसेज, लेकिन मैसेज भी नहीं गया, आवाज जा रही है नहीं जा रही है। लेकिन एक सिलसिला हम जो बताना चाह रहे हैं कि जो राइटिंग ऑफ किया गया बैंकों के जरिए जो कर्ज लिया गया था, वो इन 4 बरस में 2,72,000 करोड़ रुपया राइटिंग ऑफ कर दिया गया, हटा दिया गया। रिकवरी सिर्फ 29,000 करोड़ की। यानी एक तरफ किसान है इस देश का, कर्ज माफी कितनी की जाए, 10,000 करोड़ में सरकार की सांसें फूलने लगती हैं। 50,000 करोड़ पहुंचते पहुंचते तो कहते हैं बजट ही डगमगा जाएगा, और 1,00,000 करोड़ का जिक्र हो जाए तो कहेंगे अरे जनाब खजाने में पैसा कहाँ है। लेकिन 2,72,558 करोड़ रुपए राइटिंग ऑफ कर दिए गए, यानी बही खाते से उसको बाहर कर दिए गए। रिकवरी सिर्फ 29,000 करोड़ की हुई। ये एक स्थिति इस देश के भीतर गांव की। एक दूसरी स्थिति भी है। दूसरी स्थिति यह है कि हमारे सांसदों को पैसा जो मिलता है सांसद निधि का, वो 5 करोड़ रुपए मिलता है, जिसे बढ़ाने का जिक्र लगातार हो रहा है कि इसको 10 करोड़ कर दिया जाए, किस रूप में कर दिया जाए। हमारा एक सवाल है, हिंदुस्तान में तकरीबन 6.5 लाख गांव हैं। हर गांव की सालाना विकास की ट्रेजेडी जो है, उसको डेवलप करने की जो स्थिति है, ट्रेजेडी शब्द क्यों इस्तेमाल करना बताते हैं, किसी भी गांव को 10 लाख रुपए चाहिए हर साल, वहां पर रोड ठीक हो जाए, पानी आने लगे, जो भी आप सोच सकते हैं कि न्यूनतम जरूरतें जो होती है 10 लाख रुपए में सिर्फ चाहिए, वहां की इकोनॉमी में फिट बैठेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा था कि हर सांसद एक गांव गोद ले ले, क्योंकि उसमें से कुछ पैसा एक गांव को वो डेवलप करे, विकसित करे। हम आपको इसका सच बतलाते हैं। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा 786 सांसदों में से 703 सांसद जाग गए, उन्होंने तुरंत गोद ले लिया। लेकिन एक बरस बीता, घट के आधे पर आ गए, 461 ने गोद लिया। उसके एक बरस और बीता, 150 आ गए, 150 गांव गोद लिया गया, और चौथे बरस वो घट के 98 पर आ गया। यानी 780 सांसदों में से सिर्फ आखिरी चौथे बरस में, आखिरी कह रहे हैं कि 5वें बरस में तो इलेक्शन के बोर्ड में देश आ जाता है, 98 सांसदों ने गोद लिया। एक सच ये है। दूसरा सच इसका क्या है, इन 1,314 गांव जो मान लीजिए इस दौर में गोद लिए गए इस बीते 4 बरस में, उसमें से 50,000 प्रोजेक्ट सामने सांसदों ने रखे, हम इसको पूरा करेंगे। और आपको जान के हैरत होगी कि 50,000 प्रोजेक्ट्स में से 23,000 प्रोजेक्ट जो थे वो कहां हैं, कोई नहीं जानता, गांव वाले भी नहीं जानते। अरे जनाब ऐसा भी था क्या कुछ? ओके, आवाज आ रही है, ये चल रहा है, ठीक है। और बताया गया कि 7,380 प्रोजेक्ट प्रोग्रेस में है। लेकिन एक एनालिसिस हम लोग अपने रिपोर्टर्स के जरिए करवाते हैं, या हम लोग जिस रूप में काम करते हैं अलग अलग जगहों पे गांव को गोद लिया जाता है, हम लगातार इसका अध्ययन कर रहे हैं कि 80% गांव ऐसे हैं जिनको जब गोद लिया गया उसकी हालत गोद लिए जाने के वक्त से खराब हो गई। अब ये कौन सी फिलॉसफी है? आप एक गांव को, आपके पास एक इकोनॉमिक मॉडल नहीं है कि आप एक गांव को भी ठीक कर सके, और आप इस देश की भी सत्ता चला रहे हैं। और देश की सत्ता को चलाते वक्त भी ऐसा नहीं है, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये मोदी काल की दौर है। हमारा कहना है कि कांग्रेस के दौर में भी चले जाइएगा, जब पुराने दौर में नहीं ध्यान दिया गया, क्योंकि हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे सिमटते सिमटते शहर, शहर से राजधानी, राजधानी से महानगर तक आ गई, और वहीं सारी चीज सिमट रही है। रोजगार चाहिए तो बम्बई चलिए, दिल्ली चलिए, सूरत चलिए, बेंगलोर चलिए, बाकी जगह काम नहीं मिलेगा, इन्हीं जगहों पर काम है। पूंजी सब इन्हीं जगह जा पर सिमट गई है। तो देश धीरे धीरे कंसंट्रेट हो रहा है और बाकी चीज हाशिए पर जा रही है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी का जो ढांचा और तरीका है वो रहा ही नहीं, कभी विलेज बेस्ड रहा ही नहीं। स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में हम बढ़ते चले गए। हम एक उदाहरण और आपको देते हैं। स्मार्ट सिटी को लेकर एक कंपनी आई थी, अमेरिकन कंपनी, वो चाहती थी कि यहां पर जो स्मार्ट सिटी बने उसमें साफ पानी सबको जरूर मिले। और आपको यह भी जानकर बहुत आश्चर्य होगा, उस समय शहरी विकास मंत्री जो थे
नायडू साहब थे, वेंकैया नायडू साहब, और उनके दौर में स्मार्ट सिटी सबका जिक्र हो रहा था। तो उस अमेरिकन कंपनी के जो डायरेक्टर्स यहाँ पर आए थे, उनका कहना था कि स्मार्ट सिटी में साफ और स्वच्छ पानी कैसे मिलेगा, इसका पूरे फॉर्मेट में कोई स्पेस ही नहीं है, जगह ही नहीं है। वाईफाई आपको मिल जाएगा लेकिन साफ पानी की जगह नहीं है। अब आप सोचिए, हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। हम इन बातों का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हमारी प्राथमिकताएं जो हैं इसीलिए बदलती जा रही हैं या बदलने की कोशिश हो रही है, या हमारा सिस्टम जिस रूप में काम कर रहा है वो ध्यान इसलिए नहीं देता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी पूरी तरह उस लोकतंत्र के मंदिर, यहां संसद वहां विधानसभा, इसी के इर्द गिर्द जाकर सिमट गई है, जिसमें कौन कैसे नुमाइंदा पहुंचे, वो अपने आप को सेवक कहे, प्रधान सेवक कहे, कुछ भी कहे, जनता के लिए काम करने वाला हूं, या सांसद ही कहे या विधायक ही कहे, लेकिन उसमें बने रहने की ही सारी स्थितियों के इर्द गिर्द पूरा सिस्टम हमारा चलने लगता है। तो क्या करे पत्रकार? पत्रकार को इन बातों को उठाना होगा, बताना होगा कि हिंदुस्तान जिन परिस्थितियों को जी रहा है उन परिस्थितियों का एक असर आपको एक और बताते हैं। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट बताती है कि हम लोग जितना खिलवाड़ अपनी प्रकृति, चाहे वो पेड़ काटने को लेकर हो या किसी भी तरीके से कर रहे हैं, उसका असर है कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्रकृति से प्रभावित होने वाले भारत के ही लोग हैं। और पिछले बरस यानी 2018 में 2,39,00,000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए। चीन में भी इतना नहीं है, चीन का डाटा कहता है कि वहां सिर्फ 6.5 करोड़ लोग प्रभावित हुए। हमारे यहाँ 23 करोड़ लोग प्रभावित होते हैं, यहां पर चाइना में 6.5 करोड़ लोग प्रभावित है। ये भी यूनाइटेड नेशन का एक डाटा को लगता है आपको बताना जरूरी था, और ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हम लोग जिन स्थितियों में जी रहे हैं उसमें आपके पास कितना भी पैसा आ जाए, क्या कीजिएगा जब आपको साफ पानी नहीं मिलेगा, साफ हवा नहीं मिलेगी, जो वातावरण है पूरा वो ना मिलेगा। और आपको यह भी जानकर हैरत होगी कि जो स्वच्छ भारत का पूरा मिशन हम लोगों ने अपनाया, उसके तहत जो प्रचार प्रसार किया गया वो डाटा बहुत बड़ा है। जैसे गंगा सफाई का प्रचार प्रसार में जो किया गया उसको लेकर डाटा बहुत बड़ा होता है। यानी पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर हम एक मिशन को उठा तो लेते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे हो इसकी कोई थ्योरी, कोई फिलॉसफी, कोई सोच, कोई विजन क्या वाकई नहीं है इस देश में, किसी गवर्नमेंट के पास नहीं है। या फिर एक सिस्टम जो चला आ रहा है, जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जो अब हैं उस समय प्रचार करते तो जिक्र करते थे कि 60 बरस जो किया गया है, चलिए उनको ही मान लीजिए, 60 बरस में जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप देखिए इकोनॉमी के ढांचे को समझने की कोशिश कीजिए। जिक्र गांव खेड़े गरीब गुरबे की सत्ता करती है, लेकिन वो मुखौटा होता है। फैक्ट क्या है? फैक्ट है कॉर्पोरेट के लिए काम किया जाता है। इस दौर में भी यही किया गया। ये एक ऐसी स्थिति बना दी गई है कि आपका इकोनॉमिक मॉडल इस देश के भीतर उस पॉलिटिकल इकोनॉमी को कहीं आगे बढ़ाते हुए चले, और उस पॉलिटिकल इकोनॉमी से सटे हुए जो भी संस्थान होंगे, जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी प्रतिष्ठान जिस भी रूप में होंगे, उन्हें तो लाभ मिलता चला जाएगा, लेकिन उसका आउटकम जनता तक नहीं पहुंचेगा। जनता को प्रभावित करने की स्थिति में कुछ भी नहीं आएगा। आवाज और वीडियो रुक रुक कर आ रहा है, फैजुर रहमान साहब कह रहे हैं। ये सवाल लगातार है, और ये सवाल हमसे लगातार पूछे जा रहा है कि आप टेलीविजन पे कब आ रहे हैं, न्यूज चैनल में कब आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। हमें लगता है ये सब आ जाएंगे तो आ जाएंगे, देखा जाए, क्योंकि कौन चाहता नहीं है कि वो आए, लेकिन इसकी भी एक अलग फिलॉसफी है, उसको कैसे रोका जाता है, किस रूप में कौन क्या रोक देता है, हमको लगता है। लेकिन इन सब के बीच हम बार बार जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, हमको लगता है एक डाटा आपके सामने जरूर रखेंगे हम, कि चाइना हम लोग बहुत करते हैं कि चाइना की तादाद, हम जरा समझने की कोशिश कीजिए। भारत की जनसंख्या 132 करोड़, चाइना की जनसंख्या 141 करोड़, जीडीपी यानी पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय भारत में 1852, चाइना में 8583। कितने गुना है? पर कैपिटा इनकम का जिक्र कर रहे हैं, जरा सा इसमें ध्यान रखिएगा। 1970 की अगर बेसलाइन लीजिएगा, 1970 में भारत में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हुआ करती थी, 1970 के बाद से कम होती चली गई, और आज की तारीख में वो लगभग 7 गुना ज्यादा पर कैपिटा इनकम है। भारत में कुल जो मजदूर है वो है
52 करोड़, और वहां पर कितना है 78 करोड़। अब देखिए जो प्रोडक्शन होता है, जिसको लेकर हम लोग कहते हैं हम लोगों ने इस बार खूब अनाज उत्पादन किया है, भारत में 277 मिलियन टन अनाज होता है, चीन में 580। वही जमीन, उसी रूप में जमीन को किस रूप में और उर्वरक बनाया जाए, इस दिशा में हमने सॉइल टेस्ट का जिक्र कर लिया। लेकिन कभी मौका मिले तो जो सॉइल टेस्ट करने के तरीके हैं वह किस रूप में इस देश में हो रहे हैं, आपको हंसी आ जाएगी, आपको लगेगा इसमें तो फिल्म बन जानी चाहिए। ये फैक्ट है कि सॉइल टेस्ट अगर ठीक तरीके से होगा तो आपको यूरिया की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जमीन में वो मौजूद है। लेकिन हम यूरिया का प्रचार प्रसार इस रूप में इस देश में करने लगे, इस दिशा में कभी गए नहीं कि अरे सॉइल टेस्ट करवा रहे हैं तो फिर वहां जो जरूरत है जिस जमीन की, जिससे वहां पर उत्पादन भी बढ़ जाए और बाकी केमिकल्स भी जानना पड़े। लेकिन भारत तो एक ऐसा डंप यार्ड है जहां पर दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां अपने तमाम माल को झोंकने के लिए तैयार है, चाहे वो हथियार हो या किसी भी स्थिति में हो। जो लोग पहले राउंड में ना सुन पाए उनको हम एक चीज दोहरा दें, हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 26 जनवरी के दिन जब राजपथ से लगातार एक के बाद एक भारत के तमाम हथियार वगैरह गुजर रहे थे, उसमें ज्यादातर हथियार जो थे वो मेड इन इंडिया नहीं थे। उसमें M777 जो हॉट्जर है वो अमेरिका का बना हुआ है, K9 वज्रा जो है वो कोरिया का बना हुआ है, डसॉल्ट राफेल तो फ्रांस का बना हुआ है, वो भी नजर आया था। एनाटॉव AN-32 जो है ये रशिया का बना हुआ है। यानी मेड इन इंडिया और डिफेंस की इकोनॉमी को भी हम मेड इन इंडिया बनाने की दिशा में FDI हमने खोल दिया, लेकिन किसी ने आपको टेक्नोलॉजी नहीं दी। इसी तरीके से FDI भारत में कितना आता है, उसमें भारत की रैंकिंग 10वीं है। और एक बात का जिक्र और हम कर गए तो उस पीरियड में अपना सुन पाए हो कि भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के 54-55 देशों में घूमे, लेकिन इसके पैरेलल में हमने खोजना शुरू किया कि वो कौन सा देश है जहां FDI भारत से ज्यादा हुई है लेकिन वहां के प्रधानमंत्री इतना ना घूमे हो। संयोग देखिए, ब्राजील, जितना प्रधानमंत्री मोदी दुनिया घूमे, ब्राजील के प्रधानमंत्री उस काल में उसका 10% भी नहीं घूम पाए। लेकिन वहां पर हमसे यानी भारत से ज्यादा FDI वहां पर आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब घूमना नहीं है, आपको एक वातावरण ऐसा बनाना है जहां पर ये लगे कि शानदार तरीके से यह बिजनेस हो सकता है, कोई बाहर पैसा लगा सकता है। और इन सारी चीजों के लिए हम तो पॉलिटिकल को ही, सत्ता को जिम्मेदार देंगे, क्योंकि पॉलिटिकल सत्ता ही वो चीज है आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो सारी चीजें तय करती है। कुछ को लग रहा है कि नहीं आ रही है आवाज नहीं आ रही है। हमें लगता है कि कुछ जगहों पे हो सकता है उनका अपना भी नेट का प्रॉब्लम हो, लेकिन कुछ जगहों पर आवाज आ रही है। तो एक तो ऐलान कर देना चाहिए कि अभी डिजिटल इंडिया बनने में कुछ देर है, अभी हम लोग उस दिशा में ना जाएं। लेकिन क्या स्थिति है, भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं तो दुनिया के टॉप 100 में आती हो, चीन की 6 है। एजुकेशन को लेकर अगर हमारी सक्रियता सिर्फ इतनी भर है कि हमारे बच्चे किसी रूप में स्कूल पहुंच जाएं, यही हमारी उपलब्धि है, तो उसका असर क्या है? आओ स्कूल चले, हम याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, बड़ा अच्छा गीत के साथ होता था। लेकिन स्कूल जाने की तादाद और स्कूल के रिजल्ट, इसको लेकर असर की रिपोर्ट हर बरस आती है, इस बार भी आई है, बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज और सोचना आपको चाहिए कि जो पैसा वाला तबका है, हमने एजुकेशन को भी बिजनेस के रूप में हिंदुस्तान में डेवलप किया है, मुनाफा कमा सकते हैं। हेल्थ सर्विस को भी हमने इसी रूप में डेवलप किया है, पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एजुकेशन को लेकर ये अजीबोगरीब परिस्थिति है कि हायर एजुकेशन करने के लिए जिसके पास भी पैसा है, या हमारी बैंकिंग सिस्टम ने भी एक व्यवस्था कर ली, अगर आपको बाहर पढ़ना है चले जाइए, हम पैसा आपको लोन में दे देंगे। और इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद में डॉलर लेकर जाना पड़ता है, तो हम जाहिर है डॉलर खरीदते हैं, रुपया तो आपकी इकोनॉमी मजबूत कहां से होगी, और डॉलर का असर किस रूप में क्या पड़ेगा यह भी किसी से छुपा नहीं है। अब आप सोचिए कि हर बरस भारत के बच्चे जो विदेशों में पढ़ने जाते हैं वो फीस के तौर पर 1,40,000 करोड़ रुपया फीस के तौर पर देते हैं। यानी ये ऐसा बजट है जो पूरे हिंदुस्तान के 3 बजट के बराबर हो जाता है, जो हायर एजुकेशन पे हमारा बजट है। हमारे पास वो क्यों कोई फॉर्मेट नहीं निकल कर आ रहा है कि हम हिंदुस्तान की
कमजोरी और इसकी मजबूती को समझते हुए अपने इकोनॉमिक ढांचे को सामने रखें, और हमारा काम इस रूप में होना चाहिए। अब देखिए बजट आएगा तो बजट को लेकर फिर बहस शुरू हो जाएगी। अच्छा इनकम टैक्स माफ कर दिया, अच्छा पेंशन योजना आपने ला दी, पुरानी पेंशन योजना चलिए इससे भी बहुत सारे लोगों को लाभ हो गया, अच्छा किसानों के पास डायरेक्ट आपने पैसा दे दिया, बहुत अच्छी बात है, ये भी आपने कर दिया। ये सारी चीजें आएंगी और इसको लेकर बड़ी बहस आप तमाम जगहों पर सुनेंगे। लेकिन इसका निष्कर्ष आपके पास क्या निकलेगा? दो निष्कर्ष। एक, क्या 2019 के बाद जो सरकार आने वाली है उसके पास कुछ पैसा बचेगा? पहला। दूसरा, वो भी आएगी तो वो भी इस रूप में चीजों को डेवलप करेगी, उसे लगेगा कि पॉलिटिकल तौर पे मजबूत होना है तो, और इस देश की इकोनॉमी को सुधारने के लिए हम कोई पटरी तो नहीं बिछा सकते हैं, तो जो चला आ रहा है उन्हीं गड्ढों में से कुछ कुछ डालते जाइए जिससे जमीन तो समतल नजर आने लगे। ये सब पॉलिटिकल गिमिक्स है, और पॉलिटिकल गिमिक्स हिंदुस्तान की जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म का सबसे बेहतरीन हथियार और औजार बनाया जा चुका है। तो वो रिपोर्ट्स कभी नहीं आएगी जिससे जनता सीधे प्रभावित होती है। वो रिपोर्ट्स कभी नहीं आएगी जो लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद पर भी दबाव बनाए कि आप इस तरह से काम नहीं कर सकते हैं। किसानों पे बहस होती है तो 15% सांसद भी नहीं मौजूद रहते हैं संसद के भीतर। कोरम पूरा कभी कभी नहीं होता है, महंगाई पे कोरम पूरा नहीं होता है, बेरोजगारी पे कोरम पूरा नहीं होता है, किसानों के मुद्दे पर कोरम पूरा नहीं होता है। क्या है ये? तो क्यों हम इसको केंद्र में रखकर ऐसी स्थिति, क्यों नहीं मीडिया इस भूमिका में आ रहा है कि वह बताए कि इस देश की जरूरतें ये हैं, और सत्ता चाहे अगर अपने तौर पर कुछ भी बताती रहे, हम उस दिशा में नहीं जाएंगे, हम इस चीजों को बताएंगे जो फैक्ट यही है, हम इसी रूप में काम करेंगे। तो हमें लगता है जर्नलिज्म के इस मिजाज को समझने के लिए हमको उन तमाम परिस्थितियों से लगातार जूझना होगा जिस दिशा में हमारी नजर ना जाए। इसका प्रयास पंचायत स्तर से लेकर सांसद के स्तर तक का लगातार होता है, और उसी दिशा में मान लिया जाता है कि आईबॉल्स यही हैं तो इसी दिशा में काम किया जाए। तमाम योजनाएं, जिस भी रूप में योजनाओं का ऐलान कोई आज से नहीं हो रहा है, योजनाओं का ऐलान लगातार हो रहा है। और उसमें एक चीज चुन लीजिए आप, नेहरू थे तो भी उन्होंने इस देश के 100 जिलों को चुना जो सबसे पिछड़े थे, और कहा इनको हम मुख्य धारा से जोड़ेंगे। इसका जिक्र हम बार बार करते हैं। और मोदी हैं, उन्होंने भी 125 जिलों को चुना जिन्हें एस्पिरेंट जिले कहा गया, पिछड़ा नहीं कहा गया, और उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। नेहरू के द्वारा चुने गए जिले और मोदी के द्वारा चुने गए जिले, जिलों को जब आप कंप्यूटर में मर्ज करेंगे तो आपके सामने निकल कर आएगा कि 67 जिले ऐसे हैं जो उस समय भी थे, अब भी हैं। बाकी कुछ इस दौर में चूंकि कई जिले टूटे, नए जिले बने, तो उसमें भी 20-25 जिले आपको मिल जाएंगे। यानी स्थिति जस की तस है। लेकिन राजनीति में आप एक के बाद एक एनालिसिस करते जा रहे हैं। अच्छा पहले नेहरू थे, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, फिर इंदिरा गांधी आई, फिर राजीव गांधी आए, फिर पीवी नरसिम्हा राव, इकोनॉमिक रिफॉर्म हो, ये सारे एनालिसिस आप करते चले जाएंगे। लेकिन ये सारे रिसर्च और इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर डिस्कशंस जो हैं, ये इस देश के उस जमीन से जुड़ ही नहीं पा रहे हैं जो कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी को जीता है, या उसके जरिए हिंदुस्तान के लोकतंत्र के मंदिर चलते हैं। उस तक कुछ चीजें नहीं पहुंच पाती है, वो कल्याण योजनाओं में समाहित हो जाता है। तो ये अलग अलग तमाम सवालें आ रही हैं कि जो श्याम सुंदर मिश्रा है, अमरुल हसन साहब है, फैजुल रहमान साहब है, दिनेश सिसोदिया है, ये तमाम लोग के कुछ सवाल हैं जो इन बातों को लगातार जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से सरकार शासकीय विभागों में आउटसोर्सिंग कर रही है। इस देश में जितने पद खाली पड़े हैं, अगर उन पदों को भर दिया जाए तो रोजगार की पहली स्थिति खत्म हो जाएगी। दूसरी स्थिति में वहां स्थिति, चाहे वो मेडिकल हो यानी हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो एजुकेशन यानी शिक्षा का क्षेत्र हो, यूनिवर्सिटीज हो, किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, वहां हजारों की तादाद में पद खाली करें। और इसका जब एनालिसिस भी किया गया और निकाला गया, इसका ये निकल के जवाब आया, इनको भर्ती कर लेंगे तो इनको पेमेंट कहां से देंगे? यानी हमारे पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, जो खाली पद भरे जाने चाहिए, तो फिर हम किस इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं कि हम दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गए? एक तरफ गैप है, यानी पैसा किसके पास आ रहा है, किस रूप में आ रहा है, ये सारी चीजें कौन डिफाइन करेगा और किस रूप में डिफाइन की जाएगी? क्या आने वाले चुनाव में ये मुद्दे उठेंगे? इन मुद्दों को क्या जनता समझेगी, उठाने की कोशिश करेगी, या इस बात का इंतजार करेगी कि उसको क्या लाभ तत्काल में मिल जाए? जाति के तौर पर उसका नुमाइंदा फिक्स हो जाएगा, कहीं धर्म के नाम पर चीजें चलने लगेगी, कहीं सांस्कृतिक बोलबाला शुरू हो जाएगा।
देश मजबूत तभी संभव है, सबका पेट तो भरा रहे, कम से कम बड़ी न्यूनतम जरूरत है ये, पेट भरा रहे, शिक्षा मिल जाए, आपको हेल्थ सर्विस मिल जाए, जो भी इंस्टीट्यूशंस आपने क्रिएट किए वो इंस्टीट्यूशंस अपनी अपनी जगह काम करते हुए नजर आने लगे। इसके अलावा क्या चाहिए? जिस तरह सड़क पे चल रहे हैं तो गड्ढा है तो गाड़ी पर नीचे आपकी हो जाएगी, ठीक इसी तरीके से एक जीवन चल रहा है आपका, आपके ऊपर गलत एफआईआर हो गई, गलत छापा पड़ गया, गलत तरीके से गवर्नमेंट ने परेशानी पैदा कर दी, या फिर उस इलाके के सबसे ताकतवर शख्स को लगा कि नहीं नहीं हमारी चीजें अनुकूल रहनी चाहिए, हमारी दबंगई रहनी चाहिए, क्योंकि दबंगई के भरोसे ही तो हम नुमाइंदे बनेंगे इनके। ये सारी स्थितियां बतलाती है कि और मीडिया का रोल हमको लगता है बहुत बड़ा है, और मीडिया का कैनवास छोटा नहीं है, टेक्नोलॉजी ने बहुत विस्तार दिया है, उस विस्तार का लाभ मीडिया पर्सन्स को उठाना चाहिए और उसके जरिए चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे उन मुद्दों की दिशा में एक दबाव समूह के तौर पर दबाव पड़े कि जनाब ये आप कर क्या रहे हैं, आप दिशा में करते हैं, कल तक सपने दिखाते थे, आज विपक्ष को गाली दे दीजिए, यही काम दूसरे व्यक्ति को शुरू कर देंगे जब वो सत्य। ये कोई सिस्टम हुआ? ये तो आप हमको भरभरा रहे हो कि आप उन तरफ मत देखो। एक ने कहा है दीपू कुमार ने कि सर कुछ बंगाल के बारे में बताएं, एक ने कहा है झारखंड के बारे में बताएं। इकोनॉमी सब जगह की डगमग है, और इकोनॉमी जब डगमग होती है तो अपनी जिंदगी जीने के लिए वहां के लोग उस सत्ता को देखते हैं जो सत्ताधारी होता है और जिसके जरिए उन्हें लगता है अब इसी के जरिए काम हो सकता है। यानी हमारे पास संविधान है जिसमें हमने लिख दिया है कि आपके ये अधिकार हैं, लेकिन संविधान में जब लिख दिया गया कि आपके ये अधिकार हैं, उन अधिकारों की पूर्ति के लिए भी हमको संविधान की याद नहीं दिलानी है, बल्कि जो सत्ताधारी है उसकी तरफ देखना है। ये इस देश की हालत है, और हम ये चाहते हैं कि शायद इन चीजों की जानकारी मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचे, वो इस बात को लेकर कॉन्शियस हो, समझने की कोशिश करें, और नेता भी आए तो उसको भी बताएं जनाब ठीक है हम चुनाव नहीं लड़ सकते, आप ही लड़ेंगे, लेकिन आपकी पॉलिसी किस बात की इजाजत देती है। और ये सवाल बार बार आता है कि अच्छा हमारे पास अल्टरनेटिव क्या बचेगा, अगर हम क्या करें, ये तो उन्हीं का पूरा खेल हो गया है। हमें लग रहा है एक बार सवाल उठाने शुरू तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए, अल्टरनेटिव उन्हीं बीच में से निकलेगा, हमारे और आपके बीच में से ही निकलना है, विकल्प की व्यवस्था वहीं से होगी। कोई हम विकल्प कोई सोच ले, डिजाइन कर ले, ये काम संसद कर सकती है, ये कैबिनेट की बैठक कर सकती है, फैसला कर लिया। कैबिनेट याद कीजिए पर्यावरण को लेकर क्या होता था, एक वक्त था पर्यावरण को लेकर कोई इंडस्ट्री बैठ जाए और पर्यावरण अगर आहत हो रहा है तो हंगामा मच जाता था देश में। अब क्या हो गया, धीरे धीरे पर्यावरण मंत्रालय ही इतना डायल्यूट हो गया, आपसे पूछ देंगे पर्यावरण मंत्री कौन है देश का, तो आपको नहीं जानते हैं, सोच रहे होंगे आप भी कौन है पर्यावरण मंत्री, जी हर्षवर्धन जी है। कितने लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? इसका मतलब यह है कि चीजें धीरे धीरे डायल्यूट होती चली जा रही हैं और कोई रोक टोक कहीं नहीं। इंदिरा गांधी ने कई बार जिक्र किया, अपने भाषण में भी जिक्र किया, अपनी राइटिंग में भी जिक्र किया कि विकास की अंधी दौड़ में शामिल ना हो। ये जयराम की किताब है, ये एक प्रकृति और इंदिरा गांधी, उसमें हम पढ़ रहे थे, वो जिक्र कर रही हैं कि विकास की अंधी दौड़ में आप शामिल ना हो और पर्यावरण बचाए रखें, ये कम से कम जरूरी है। इस बात का जिक्र हमने शायद इसीलिए किया क्योंकि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है जो बतलाती है कि भारत में पर्यावरण से जो खिलवाड़ है उसमें सबसे ज्यादा प्रभावित लोग 2018 में हिंदुस्तान में ही रहे। 22 करोड़ लोग सीधे प्रभावित होते हैं। इम्बैलेंस हो रही है चीजें, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आप कहेंगे सब चीजों को मिला दे रहे हैं, वो सारी चीजें मिला लीजिए, लेकिन हम कहां पर टिके और हम क्या सोचते हैं, हमारी प्राथमिकता है क्या? हमारी प्राथमिकता नहीं है हुजूर, हमारी पहली प्राथमिकता है रोजगार, और रोजगार के लिए किसी भी हद तक जाने की परिस्थिति में इस देश का युवा आ रहा है, और युवा के भीतर क्या चल रहा है इसको जानने समझने के लिए कोई विजन किसी नेता के पास नहीं है। उसको 18 बरस नजर आता है, 18 बरस के बाद युवा वोटर हो गया, बस उसका खेल खत्म। वो बताएगा अच्छा आप पहली बार वोटर हो गए, बहुत अच्छी बात है। अरे जनाब आपको जान के हैरत होगी, किसानों से ज्यादा सुसाइड एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है इस देश में युवा और बेरोजगार, अगर दोनों की खुदकुशी को मिला दीजिएगा तो किसान की बेरोजगारी से ज्यादा हो रही है। किसे पता है, कौन जानना चाहता है? अच्छा गवर्नमेंट ही रिपोर्ट है ये तो, और उनके बीच उनके फ्रस्ट्रेशन
उनके एजुकेशन सिस्टम, उनके तौर तरीके, उनको मिलने वाला वातावरण, हम कौन सा वातावरण दे रहे हैं, कौन सा भविष्य गढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। जो 2019 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग कि चुनाव हो जाएंगे, लेकिन कौन सी स्थिति बन रही है, ये सारी परिस्थितियां। और हमें लगता है बार बार हम इस दिशा में आते हैं कि आप, एक साहब ने भेजा है, कोई मोहम्मद जुबैर खान है, दिल्ली से तो चंद मील की दूरी पे 10 सालों में जिस तरह सैकड़ों कुकुरमुत्ते प्राइवेट संस्थान के रूप में उभरे हैं, उसमें एक बात तो साफ है, कॉलेज में सवाल यह है कि हमने एक्चुअली सिलेबल कर दिया है सारी चीजों को, हर चीज को प्रॉफिट के हिस्से में डाल दिया है। हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम प्रॉफिट पे जा टिका है, पूरा हेल्थ सिस्टम प्रॉफिट पे जा चुका है, हर चीज प्रॉफिट पे है। तो सांसद बनना भी प्रॉफिट है, विधायक बनना भी प्रॉफिट है, सेवक उवक की बात बेकार की बात है। एवरेज निकाल लीजिए ना, सबके बैंक बैलेंस देख लीजिए आप कितने बड़े हैं, और फिर उसे सामने रखिए। उनसे कहेगा तो बोलेंगे अरे आपके नहीं बड़े हैं क्या। अरे जनाब, आप जनता का पैसे पर है। इस देश में जो सीईओ काम करता है, जो डॉक्टर काम करता है, जो इंजीनियर काम करता है, वो एक मेहनत करता है, एक प्रोसेस में है। लेकिन आप जनता के पैसे पर खूब रईसी करते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, एक गाड़ी नहीं, काफिला चलता है तो 21 गाड़ियों का काफिला चलता है। आपको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, पीछे एम्बुलेंस भी चल रही है। और हिंदुस्तान में कोई मर जाता है तो हमने देखा था उड़ीसा में, कांधे पर पत्नी का शव उठाए हुए। क्या कीजिएगा इस देश के भीतर में अगर ये परिस्थितियां हैं, तो फिर आप को इन खबरों से भी वाकिफ कराने से भी बंद किया जा रहा है। हमारी परेशानी सिर्फ इतनी है, मीडिया कम से कम आंखें खोले, उन खबरों की दिशा में पड़े जिन खबरों से लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं, और इन नेताओं को और सरकार को और सत्ता को इस दिशा में उनके प्रोपेगेंडा का हिस्सा ना बन जाए, जहां वो कुछ भी बोल देते हैं और हम उसी पे शुरू हो जाते हैं। तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। हमें लगता है कि एक परिस्थिति है इस देश के भीतर में कि एक विनोद शर्मा, उन्होंने लिखा मोदी 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 सिर मोदी। जब मनमोहन सिंह थे तब सिर्फ मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह होता था इस देश में, घोटाले उसी दौर में हो रहे थे। जिक्र तो उसी का होगा जो सत्ता में होगा। और एक चीज और है, बीमारी का कोई विकल्प नहीं होता, हमको पहले बीमारी खत्म करनी ही पड़ती है। ये मत कहिए कैंसर हो गया तो चलिए छोड़ देंगे, हम हेपेटाइटिस बी ले लेते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। एक बीमारी को तो खत्म कीजिए, फिर दूसरी बीमारी से लड़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक शख्स ने जाते जाते पूछ दिया है कि विधायक की सैलरी कितनी है। हमने इसका एक आंकड़ा दिया था कि हिंदुस्तान में प्रतिदिन कितना पैसा विधायक, सांसद, राज्यपाल, रिटायर, हारे हुए सांसद, विधायक, हटे हुए इन पर भी खर्च होता है। ये भी गजब है देश। यानी जनता जिसको हरा देती है, जिसकी जमानत जब्त कर देती है, उस पर भी पैसा, हिंदुस्तान की जनता का ही पैसा उस पर उड़ा दिया जाता है। क्या कीजिएगा, हमें इन मुद्दों को उठाना है और जर्नलिस्ट इन मुद्दों पे अध्ययन करें, उठाएं, क्योंकि एक वाइब्रेंसी आ रही है इस देश के भीतर में। जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो आपकी वाइब्रेंसी से ये मुद्दे उठेंगे, बहुत अच्छी बात है और उठने भी चाहिए, क्योंकि एक दबाव तो बने। तो कोशिश करते हैं कल फिर मिले आपसे। कुछ मुद्दों पर बात हमको लगता है लगातार होती रहनी चाहिए, जिन मुद्दों के आश्रय या जिन मुद्दों को किनारे ढकेल के ऊपर रेड कारपेट बिछा दी जाती है और उस पर सत्ता चलती हुई नजर आती है, नेता चलते हुए नजर आते हैं, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।